बेटा आवाज आ रही है? एक बार चेक करिए आप लोग, क्या मैं आपको विजिबल हूं? जल्दी जल्दी फास्ट। हाँ बेटा, एक बार चेक करिए ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा फटाफट से चेक करिए। लेक्चर को स्टार्ट करना है बेटा, हमें फटाफट से चेक कर लो। जल्दी चेक करो बेटा। हाँ यस ठीक है। अगर आपको मैं दिख रहा हूं और आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जल्दी से चेक करिए और मुझे चैट में ओके और यस लिखिए। हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आज हमें क्या करना है बेटा, नया चैप्टर स्टार्ट करना है, पर उससे पहले कुछ छोटा सा बचा हुआ पार्ट है उसको फिनिश कर लेंगे। कल मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। मैं वर्बली उसे रिवाइज कर रहा हूं और फिर हम उसके बाद आगे जाएंगे। क्लियर है? मैं वर्बली उसे रिवाइज कर रहा हूं, फिर हम इसमें आगे जाएंगे। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? जल्दी बताइए, कोई प्रॉब्लम किसी को? जल्दी बता दो बेटा। कोई प्रॉब्लम किसी को? जल्दी बताओ। नहीं? चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डोपा डिस्कस करेंगे जो लास्ट क्लास का हमने दिया था आपको। डोपा के क्वेश्चंस आपको मैंने मतलब कराने हैं एक बार। फटाफट से सबके आंसर चेक करिए आप मेरे साथ। ठीक है? डोपा नंबर 12 था, लास्ट डोपा था सेल और उसका सेल साइकिल का आपका। अब हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है? क्लियर है? जल्दी देखो। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले है क्रोमेटिन विजिबल इन। क्रोमेटिन हमारे पास किसमें विजिबल होगा? G1, G2, S और ऑल। बताओ जल्दी से। तो क्रोमेटिन मेरे पास किसमें होता है बेटा? डी आएगा, ऑल। मतलब क्या होता है, हमारे पास सेल साइकिल के फेजेस होते हैं, सिर्फ एम फेज में मतलब हमारे पास डिवीजन होती है। तो हमारे पास वहां पर क्या दिखता है? क्रोमोसोम दिखता है। तो मेरे पास ऑप्शन में क्या आएगा? डी आएगा। क्लियर है? जल्दी बता दो। ऑप्शन में क्या आएगा? डी आएगा हमारे पास। क्लियर है? जल्दी देखो बेटा फटाफट से। दूसरा, क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ। क्रोमेटिन किसका बना हुआ है? क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ, सेकंड क्वेश्चन है, जल्दी चेक करो। क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए, हिस्टोन्स ओनली, डीएनए प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन और आरएनए। तो क्रोमेटिन चार चीजों का बना है, बी आएगा इसमें। क्वेश्चन 2 का बी सही है। क्वेश्चन 3, साइज ऑफ पेरीन्यूक्लियर स्पेस 10 to 50 नैनोमीटर में है बेटा। यहां मिलीमीटर था, ये नैनोमीटर था, सी आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का मेरे पास सी आएगा। सही है? सबको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 का मेरे पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है? अब आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन देख लो जरा। न्यूक्लियस की आउटर और इनर मेम्ब्रेन कहां कंबाइन करते हैं? ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। दोनों कहां कंबाइन करते हैं? उसे न्यूक्लियर क्या बोलते हैं? पोर बोलते हैं। उसे हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो हमारे पास यहां पर न्यूक्लियर पोर आ जाएगा। ठीक है? आंसर क्या आ गया? न्यूक्लियर पोर। तो ये आ गया यहां पर न्यूक्लियर पोर, तो साइज ये आ गया। ठीक है? इसमें मेरे पास ए आ जाएगा, न्यूक्लियर पोर, है ना? ए आएगा। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, सही है। अब नेक्स्ट लेते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है साइट ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस। आपको मैंने पढ़ाया है कि आरआरएनए की सिंथेसिस की साइट क्या है। तो आपके पास आंसर आएगा न्यूक्लियोलस। आपके पास आंसर क्या आएगा? न्यूक्लियोलस आएगा। क्लियर है? क्या आंसर आ रहा है आपके पास? न्यूक्लियोलस आ रहा है। न्यूक्लियोलस आ रहा है, ये चीज क्लियर है। ठीक है? साइट फॉर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस। उसकी कौन सी जगह है? साइट फॉर ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस कहां होता है? साइटोप्लाज्म में।
तो 6 का मेरे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्लियर है। साइट फॉर एमआरएनए एंड टीआरएनए, मेरी बात सुनो ध्यान से। एमआरएनए और टीआरएनए क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। आरआरएनए बनने की साइट क्या है, न्यूक्लियोलस। टीआरएनए और एमआरएनए बनने की साइट है न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस लिख सकते हैं। अगर आरआरएनए लिखोगे तो न्यूक्लियोलस, लेकिन एमआरएनए और टीआरएनए लिखोगे तो न्यूक्लियस आएगा। 7th का बी आएगा। सही है। काइनेटोकोर किस पे लोकेट होता है, तो मैंने ये क्रोमोसोम बनाया, इस क्रोमोसोम पर मैंने सेंट्रोमियर बनाया और इस सेंट्रोमियर पर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। तो काइनेटोकोर किस पे लोकेट होता है, सेंट्रोमियर पर। 8th का मेरे पास ए आ जाएगा बेटा। 8th का क्या आ जाएगा, ए। क्लियर है, जल्दी बताओ बेटा। डाउट क्लास कब लेंगे, सुनो ध्यान से। आपका आज आपको ये चैप्टर जो इसके सारा खत्म हो गया और नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, सैटरडे आपका या संडे को मैं आपको सैटरडे को एक पीडीएफ भिजवाऊंगा उसकी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, क्लियर है। उसे आप सॉल्व करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मैं इसकी डाउट क्लास लूंगा आपकी। सही है बेटा, ठीक है। डाउट क्लास का मतलब होता है आप अपने डाउट्स पूछेंगे, उसको हम लेंगे। सही है। एक कह रहा है सर लाइव क्लास है ना, तो और कैसे लाइव क्लास में मैं आ जाऊं, घर आ जाऊं तेरे। हाँ, ये आंसर की थी हमारे पास। आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। अब मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था, लास्ट आपको मैंने क्या पढ़ाया था, देख लो ध्यान से। मैंने क्या क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम कब विजिबल होते हैं, जब सेल डिवाइड करता है। मेरे साथ सारे बच्चे रिवाइज करो और बताना आपको समझ आ रहा है कि नहीं। जहां पर भी आपको डाउट हो तो मुझे बताना। सबसे पहले नॉर्मली मेरे पास कितने न्यूक्लियस होते हैं एक सेल में, सर एक ही होता है। न्यूक्लियस मेरे पास कितनी मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन। आप कहोगे सर डबल मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। दोनों मेम्ब्रेन को मिलाकर क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं दोनों मेम्ब्रेन को मिलाकर न्यूक्लियर एनवलप। कौन सी मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कॉन्टिन्यूशन में होती है, बताओ जल्दी से। कौन सी मेम्ब्रेन हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कॉन्टिन्यूशन में होती है। 7th का क्या हो गया बेटा, एक मिनट रुको, क्या लिख रहे हो तुम। हमने क्या लिख दिया है, साइट फॉर एमआरएनए एंड टीआरएनए सिंथेसिस, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। 7th का बी आएगा बेटा। 8th का क्या आएगा, सेंट्रोमियर पर लोकेट होता है। अच्छा, डी आएगा, मैंने दूसरा देखा नहीं। हाँ ठीक है बेटा, इसके दो ऑप्शन थे ना, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, डी आएगा। 8th का हमारे पास डी आएगा। सही है, ठीक है, इसको करेक्शन कर लेंगे। आगे आ जाओ। हाँ, हम आपसे क्या क्या पॉइंट्स बोल रहे थे वो सुन लो। मैंने कहा था आउटर, करेक्शन कर ली बेटा, करेक्शन कर ली। आउटर और इनर मेम्ब्रेन में से किसके साथ ईआर जुड़ा होता है, आउटर मेम्ब्रेन के साथ। उसके बाद मैंने कहा था आपको कि जो स्पेस होता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस 10 से कितना होगा, 50 नैनोमीटर का होता है। न्यूक्लियस दो सिचुएशन में हम देखते हैं, एक आपका इंटरफेस का होता है और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा एम फेस का होता है। इंटरफेस के न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, इंटरफेस के न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होगा, बेसिकली आपका प्रेजेंट होगा क्रोमैटिन। क्या प्रेजेंट होगा, क्रोमैटिन है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। वहां दो चीजें होती हैं, एक होता है क्रोमैटिन और दूसरा होता है न्यूक्लियोलस। अब मुझे बताओ न्यूक्लियोलस के बाहर मेम्ब्रेन होती है कि नहीं, जल्दी बताओ। न्यूक्लियस इज विद मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। न्यूक्लियोलस इज विद मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन, जल्दी बताओ। न्यूक्लियोलस इज विद मेम्ब्रेन और विदाउट मेम्ब्रेन, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। विद मेम्ब्रेन और विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन होती है। दूसरी बात बेटा, उसमें क्या होता है मेरे पास, उसके अंदर जो होता है आरआरएनए बनता है। याद है कि नहीं आपको, हाँ सर, ठीक है। न्यूक्लियोलस की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है और उसका साइज बढ़ सकता है जो सेल्स प्रोटीन बना रहे होंगे। याद आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्रोमैटिन किसका बना हुआ है, डीएनए प्लस मेरे पास प्रोटीन्स हैं दो तरह की, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, और साथ में मेरे पास क्या होता है, आरएनए होता है। याद हो रहा है कि नहीं बेटा, याद होना चाहिए साथ के साथ। अगर याद हो रहा है तो मजा आ जाएगा, आपको मैं बता रहा हूं। अगर याद हो रहा है तो चीजें याद रहेंगी। अब हम आ जाते हैं बेटा क्रोमोसोम पर। क्रोमोसोम क्या होता है, कंडेंस फॉर्म होती है किसकी, क्रोमैटिन की। क्रोमोसोम कब दिखता है,
क्रोमोसोम दिखता कब है? क्रोमोसोम हमें तब दिखता है जब मेरी बात सुने, क्रोमोसोम हमें तब दिखता है जब सेल डिवाइड हो रहा होता है। तो जब हम किसी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो क्रोमोसोम पे मेरे पास 2 क्रोमेटिड होते हैं। कितने क्रोमेटिड होते हैं? 2। ये दोनों क्रोमेटिड जहां जुड़े होते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। क्लियर है? सेंट्रोमियर पर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, इसे काइनेटोकोर कहते हैं। क्लियर है? सेंट्रोमियर का एक और नाम होता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन शब्द का मतलब होता है थोड़ा सा ऐसे पतला हो रखा है, मतलब थोड़ा सा ऐसे मैंने कहा ना श्रिंक कर रखा है, उसे हम कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। क्लियर है बेटा? आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 100%। क्या मैं आपको, आप समझो ध्यान से, आपके अगले चैप्टर का बेस बन चुका है, उसमें हम न्यूक्लियस क्रोमोसोम की बात करने वाले हैं। बेस रेडी है आपका, बिल्कुल मस्त समझ में आने वाला है। आगे आ जाओ। अब ये मैंने एक क्रोमोसोम बना दिया, ध्यान से सुनेंगे। किसी भी एक क्रोमोसोम पर ये मेरे पास सेंट्रोमियर है, उस पे एक क्रोमेटिड ये है, दूसरा क्रोमेटिड ये है। आर्म्स कितनी है? 1 2 3 आर्म। तो एक क्रोमोसोम पर 2 क्रोमेटिड है और कितनी आर्म्स है? 4 आर्म्स है। क्लियर है? ये चीज बताई थी। उसके बाद मैंने बताया था कि क्रोमोसोम की 4 टाइप होती है। किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। अगर सेंट्रोमियर सेंटर में है, जिसमें इस आर्म और इस आर्म का लेंथ सेम होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक। अगर मैं अवे फ्रॉम सेंटर लिखूंगा तो सब मेटासेंट्रिक, और अगर मैं लिखूंगा क्लोज टू एंड तो उसे मैं लिखता हूं एक्रोसेंट्रिक। और टीलोसेंट्रिक, टीलो का मतलब होता है एंड, टीलो शब्द का मतलब होता है एंड, टीलो मतलब आखिरी, टीलो मतलब आखिरी, तो टीलोसेंट्रिक का मतलब होगा एंड पर। तो मेरे पास 4 तरह के क्रोमोसोम मिलते हैं ह्यूमन के अंदर, इनमें से एक नहीं होता, हमें वो नहीं करना। नॉर्मली मेरे पास अगर सभी तरह के ऑर्गेनिज्म देखूं तो हमारे पास 4 तरह के क्रोमोसोम मिल सकते हैं। एक जिसमें सेंट्रोमियर बीच में है, उसे मेटासेंट्रिक कहते हैं। उसके बाद आता है मेरे पास क्या? सब मेटा, थोड़ा सा ऊपर, उससे थोड़ा सा और ऊपर एक्रोसेंट्रिक, और एकदम लास्ट में आ गया तो क्या बोला हमने? टीलोसेंट्रिक बोल दिया। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? अब मैं आपसे एक चीज दिखाता हूं। ये आएगा नहीं नीट में, बहुत मुश्किल से आया था। इसे हम कहते हैं आर्म रेशियो। आर्म रेशियो होती है, ध्यान से सुनेंगे, हम आर्म रेशियो लिखते हैं P अपॉन में Q। P जो होती है मेरे पास शॉर्ट आर्म अपॉन में लॉन्ग आर्म, ऐसे करते हैं, इसकी रेशियो होती है। ठीक है? तो अगर आप देखोगे बेटा, शॉर्ट आर्म कौन सी हो गई इसमें? दिस इज शॉर्ट आर्म एंड दिस इज लॉन्ग आर्म। दिस इज कॉल्ड P एंड दिस इज कॉल्ड Q। इसे आर्म रेशियो कहते हैं। एक साल क्वेश्चन आ गया था नीट में, पर उस साल पेपर में कुछ क्वेश्चन बाहर से आए थे। 2016 नीट में क्वेश्चन आ गया था, आर्म रेशियो पूछ दिया था। क्या सर ये करना है? नहीं करो, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। पर सर 2016 में तो आ गया था। बेटा देख, ये वो साल थे जब कुछ कुछ क्वेश्चन बाहर से आते थे, लेकिन पीछे अभी 3 साल से 4 साल से नीट में प्योर एनसीईआरटी आता है, तो आप इसे छोड़ सकते हो। ठीक है? क्लियर है? इसलिए कह रहा हूं, बालबियानी रिंग, पॉलीटीन क्रोमोसोम, ये सब नहीं करो, काम का नहीं है। ठीक है? टीलोसेंट्रिक में बेटा आर्म तो तेरे पास 2 ही होंगी। मेरी बात सुन, इन तीनों क्रोमोसोम में कितनी आर्म है? 4 आर्म है। इसमें कितनी आर्म आएंगी? 2 आएंगी। है कि नहीं? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? अब आओ जरा इधर देखो भाई, इधर देखो। अब मेरे पास ये क्रोमोसोम है, ध्यान से सुन। क्रोमोसोम पर एक क्रोमेटिड ये है, दूसरा क्रोमेटिड ये है। इस क्रोमोसोम पर इस स्ट्रक्चर को मैं सेंट्रोमियर कह रहा हूं, इसे सेंट्रोमियर कह रहे हैं, जिस पर ये और ये जुड़े हुए हैं। इस पर ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। इस काइनेटोकोर पर ये धागा जुड़ता है जो इनको अलग करता है सेल के डिवीजन के समय। किसको अलग करता है? इन क्रोमेटिड्स को अलग करता है। ऐसे क्रोमेटिड जो एक ही उस पर जुड़ते हैं उन्हें सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की बातें, और उसमें हम लोग क्या बात करेंगे आप देखो ध्यान से। हम लोग क्या बात करने वाले हैं उस पर हम फोकस कर रहे हैं, और मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे आप मेरी बातें। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखना जो मैं आपको बता रहा हूं।
हमने ये डिस्कस कर लिया, ये डिस्कस कर लिया, ये डिस्कस कर लिया है, इसको डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। अब आओ मैं आपको क्या बताता हूं, सैटेलाइट क्या होता है। ध्यान से सुने बेटा, सैटेलाइट दोबारा से बता रहा हूं, व्हाट इज सैटेलाइट, आपको समझ आ जाएगा। इसे क्या बोलोगे, दिस वॉज मेटासेंट्रिक। ये आज से आपको लिखना है, ये सब मेटासेंट्रिक है, थोड़ा सा सेंटर से दूर। ये क्या है, एक्रोसेंट्रिक है। और दिस वन इज नोन एज टीलोसेंट्रिक। ये आपकी एनसीईआरटी में ये 4 तरह के क्रोमोसोम होते हैं। अब मैं आपको सैटेलाइट डीएनए के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, जो आपको यहां पर समझ में आ जाएगा। नाउ व्हाट इज सैटेलाइट डीएनए, ध्यान से देखें। सैटेलाइट क्या होता है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इधर देखो बेटा। मेरे पास ये मैंने क्रोमोसोम बना रखे हैं ऐसे, ये मैंने एक क्रोमोसोम बना दिया ऐसे। यहां पर मेरे पास ये सेंट्रोमियर है, ये क्या है, सेंट्रोमियर है। ध्यान से सुनना बेटा, सेंट्रोमियर है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सेंट्रोमियर है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं वो समझना। सेंट्रोमियर के पास, यहां से देखना बेटा, यहां पर मेरे पास एक स्ट्रक्चर और होता है ऐसे, ठीक है, और फिर उसके साथ थोड़ा सा डीएनए ऐसे अटैच हो सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन किसको कहते हैं, इसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इसको कहते हैं, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन किसे कहते हैं, इसे। और ये मेरे पास क्या हो जाता है, सैटेलाइट हो जाता है। ठीक है, ये इस पर होगा तो क्या इस पर भी होगा, बिल्कुल होता है। तो ये दोनों पर प्रेजेंट होता है ऐसे, मेरी बात समझो। तो सैटेलाइट क्या होता है बेटा, सैटेलाइट क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। इन सम क्रोमोसोम हमारे पास क्या होगा, एट टीलोमियर। टीलोमियर क्या होता है, ये देखो बेटा, जो मेरे पास ये क्रोमोसोम का एंड होता है, जो क्रोमोसोम का आखिरी हिस्सा होता है, उसे टीलोमियर कहते हैं। देखो ध्यान से बेटा, मेरे पास ये जो आखिरी हिस्सा है, इसे आप क्या बोलते हो, टीलोमियर कहते हो। दिस इज नोन एज टीलोमियर। तो इन सम क्रोमोसोम एट टीलोमियर हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होती है। क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बताओ मुझे। ध्यान से देखें बेटा, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होती है, मतलब क्या हुआ, मैं आपसे कह रहा हूं ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम है, आप कहोगे सर 46। 46 का मतलब क्या हुआ, 23 पेयर। कितने पेयर, 23 पेयर। मेरे पास उनमें से कुछ क्रोमोसोम पे आखिरी हिस्से पर, क्रोमोसोम के आखिरी हिस्से को हम क्या बोलते हैं, टीलोमियर। दिस रीजन इज नोन एज टीलोमियर। इस हिस्से पर जाकर, आखिरी हिस्से पर जाकर ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है और एक एडिशनल डीएनए होता है, उसे सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, ये कहां प्रेजेंट होता है, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहां होता है, टीलोमियर पर होता है। ठीक है, अच्छा, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बनता कैसे है, एक्चुअल में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का अगर आपसे कोई यूज पूछे, यही न्यूक्लियोलस फॉर्म करता है। इट फॉर्म न्यूक्लियोलस, फ्यूचर में जाकर यह न्यूक्लियोलस बनाता है। तो मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं, ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम, आप कहोगे सर 46, कितने, 23 पेयर। क्या हर एक क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, नहीं, कुछ क्रोमोसोम में होती है, उसके भी नंबर हैं, 13, 14, 15, 21 और 22। ये 5 क्रोमोसोम है जिन पर यह सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का क्या रोल है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस बनाना। जब ये खुलेगा तो क्या बनाएगा, न्यूक्लियोलस बनाएगा। इसका मतलब ये क्या बनाता है, ये वो रीजन बनाता है जो न्यूक्लियोलस होता है। क्या ये समझ में आ रहा है बेटा, मेरी बात सुनो। कल जब हम इसके, अब क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूं, आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। कल हम इसकी पीवाईक्यूज की क्लास कल रखें, परसों रखें, आप बता दो। इसके पीवाईक्यू का और एक डाउट सेशन में रखने वाला हूं, जैसा आपको ठीक लगे बता दो, जैसा आपको ठीक लगे। कल रख दें या परसों रख दें, मैं रखूंगा जरूर, पीवाईक्यू की क्लास रखूंगा। हाँ, और इसके हैंड रिटन नोट्स आपको दूंगा और शॉर्ट नोट्स भी दूंगा कल। या
सेल थ्योरी बाकी करा रहा हूं बेटा, करा रहा हूं, छोड़ूंगा कुछ नहीं, चिंता नहीं कर। सेल थ्योरी भी करा रहा हूं, माइक्रो बॉडीज भी बता रहा हूं। कल रख सकते हैं, कुछ बच्चे कल कह रहे हैं चलो मैं खुद डिसाइड करता हूं, आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे, आ जाओ, या टाइम देते हैं आपको याद करने का। पहले देखो, अब जरा देखो मैं क्या क्या दिखा रहा हूं, इधर देखो, पहले ये एनसीईआरटी पढ़ो एक एक लाइन। देखो, एवरी क्रोमोसोम विजिबल कब होगा? जब सेल डिवाइड कर रहा है, ये कोई डाउट है इसमें? ठीक है, उसमें क्या होती है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, उसे सेंट्रोमियर कहते हैं, और उस पर क्या होता है? एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, उसे काइनेटोकोर कहते हैं। कोई ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आ रही हो? सेंट्रोमियर होल्ड, सेंट्रोमियर का क्या काम है? वो दो क्रोमेटिड को होल्ड करता है, होल्ड मतलब साथ रखता है, बेस्ड ऑन द पोजीशन। समझ में आ रहा है? पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, मतलब सेंट्रोमियर कहां होता है? द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, उसमें सेंट्रोमियर कहां पर है? मिडल में है, ठीक है। उसमें कितनी आर्म है? 2 इक्वल आर्म्स है, सही है। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम। समझ लो ध्यान से, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक क्या होगा? जिसमें क्रोमोसोम जो है स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम, जिसमें क्रोमोसोम क्या है? स्लाइटली अवे होगा, रिजल्टिंग इनटू शॉर्टर आर्म एंड 1 लॉन्गर आर्म, और उसकी वजह से शॉर्ट और लॉन्ग आर्म बनेंगी। आप देख लो, ठीक है बेटा, देख लो ध्यान से, है ना। तो आप देख लो, सब मेटासेंट्रिक थोड़ा सा अवे होगा, और एक्रोसेंट्रिक में कहां होगा? क्लोज टू एंड होगा, और टीलोसेंट्रिक में कहां होगा? एकदम लास्ट में होगा, टर्मिनल पॉइंट पे। उसके बाद मैंने ये आपको बता दिया था। अब देखो, सम टाइम सारे क्रोमोसोम नहीं, कुछ क्रोमोसोम, फ्यू लिखा है। अ नॉन स्टेनिंग, नॉन स्टेनिंग मतलब वो स्टेन नहीं लेगा। मेरी बात सुनो, क्रोमोसोम शब्द का क्या मतलब है? कलर। व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमा वर्ड मैंने बताया था ना, कलर। तो क्रोमोसोम का मतलब होता है कलर बॉडी। क्या मतलब? कलर बॉडी। तो जब क्रोमोसोम कलर लेगा, लेकिन जो हमारे पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, जिसे आप सैटेलाइट कैसे रिलेट कर रहे हो, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कलर नहीं लेगा, तो इसीलिए इसको क्या लिखोगे आप? नॉन स्टेनिंग लिखोगे। क्लियर है? क्लियर है। और ये कैसा अपीयरेंस देता है? सैटेलाइट जैसा, एक छोटा सा टुकड़ा जुड़ा हुआ रहता है, जिसे हम सैटेलाइट कहते हैं। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? कौन कह रहा है ये? अमनदीप कह रहे हैं सर ये लाइव नहीं है। बेटा पिटाई खाएगा, घर आऊं तेरे लाइव के लिए? हां, समझो ध्यान से, क्रोमोसोम मतलब स्टेन लेता है, सैटेलाइट पर स्टेन नहीं जाता आसानी से, नॉन स्टेनिंग लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है? सही है। 46 क्रोमोसोम में से कितने क्रोमोसोम पे सैटेलाइट होता है? 13, 14, 15, 21, 22। सर क्या हमें नंबर याद करने नहीं आएगा? नहीं। अब मैं तुझे माइक्रो बॉडीज बता रहा हूं, ध्यान से सुन में क्या होता है ये माइक्रो बॉडी। ध्यान से देख, इधर देख, इधर देख बेटा। सैटेलाइट डीएनए क्या सारे क्रोमोसोम पे होता है? देख नोट्स देख कैसे बनाते हैं। उसमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है? साथ में लिख, नॉन स्टेनिंग है। कैसा है ये? नॉन स्टेनिंग है। कोई डाउट है इसमें? देख लो अपने आप। ठीक है, मैंने क्या फंक्शन बताया सैटेलाइट का? इट फॉर्म न्यूक्लियोलस। कर लोगे कि नहीं? इट फॉर्म न्यूक्लियोलस। एक कह रहा है सर पी प्लांट में बताओ कितने सैटेलाइट क्रोमोसोम होते हैं। अब मुझे बता कि जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे सबके सैटेलाइट याद करो। मैं तुझे लगता है नीट में ऐसा क्वेश्चन आएगा? ठीक है, हाँ। एवरी सेल हैव क्रोमोसोम, यस। इधर देख बेटा, माइक्रो बॉडीज क्या होता है? सबसे पहले माइक्रो बॉडीज ध्यान से देख ले जो मैं बताने वाला हूं। इधर देख बेटा, तेरे पास मान ले कोई सेल है, ये तेरे पास कोई सेल है, ध्यान से देख। सबसे पहले देख, मान ले तेरे पास कोई सेल है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, कुछ भी हो सकता है, ये सेल है। ठीक है, दिस इज सेल। किसी भी तरीके का सेल हो सकता है। मान ले प्लांट सेल हो सकता है, प्लांट सेल होगा, या मान ले एनिमल सेल हो सकता है। जैसा भी सेल होगा, उस कोई भी सेल हो सकता है। इनके अंदर मेरे पास कुछ स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे मेम्ब्रेन के बने हुए, जिनमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जिनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम। लाइसोसोम नहीं है बेटा ये। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम।
इन्हें आप माइक्रो बॉडीज कहते हो। तो माइक्रो बॉडीज क्या है पहले समझ लो ध्यान से। माइक्रो बॉडीज के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? क्या ये वैक्यूल जैसे? हाँ, वैक्यूल जैसे हैं। तो माइक्रो बॉडीज क्या है बेटा? ये स्मॉल वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वैक्यूल नहीं होते, वैक्यूल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। किसमें प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में। प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। प्लांट सेल, इनके अंदर क्या होता है? सम स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं। सम स्पेसिफिक एंजाइम क्या होता है? सम स्पेसिफिक एंजाइम, कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। सर कोई एग्जांपल बताओ? अभी बता देता हूं। ऐसा एक एग्जांपल होता है मेरे पास माइक्रो बॉडी का, उसे परऑक्सीजोम कहते हैं। परऑक्सीजोम्स क्या होते हैं? सुन लो ध्यान से। ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है माइक्रो बॉडी का, एग्जांपल ऑफ माइक्रो बॉडी। अब ये परऑक्सीजोम्स क्या होते हैं? सुनो ध्यान से, देखो बेटा। परऑक्सीजोम ऐसा मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। इनमें कुछ खास तरह के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। बोर्ड पे ध्यान रखो सारे। कुछ खास तरह के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। उनमें दो इंपॉर्टेंट एंजाइम के नाम बता रहा हूं, ध्यान से देख बेटा। इनमें दो इंपॉर्टेंट एंजाइम के नाम है परऑक्सीडेज और कैटलेज। क्लियर है? बताइए क्या क्लियर है? मेरी बात सुनो। माइक्रो बॉडीज क्या है? वैक्यूल जैसे, वेसिकल जैसे स्ट्रक्चर है, पहला पॉइंट। इसका मतलब उनके बाहर लिपिड की लेयर होगी, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, वो प्लांट सेल में भी मिलते हैं, एनिमल सेल में भी मिल सकते हैं। तीसरा पॉइंट, एग्जाम्पल हमारे पास है उनके अंदर एंजाइम्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? परऑक्सीजोम। परऑक्सीजोम में दो एंजाइम मिलते हैं, एक परऑक्सीडेज और दूसरे का नाम कैटलेज है। सर इसके बारे में कुछ बताओ। मेरी बात सुन ध्यान से बेटा। तूने हाइड्रोजन परऑक्साइड सुना है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, फॉर्मूला बता पहले। पहले फॉर्मूला बता, हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला बता जल्दी से, जल्दी 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 बता बेटा। हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला बता बेटा। H2O2, सही है? हां सर H2O2 होता है। सुनता रहे जो मैं बोलने वाला हूं तेरे को। देख मेरी बात सुन ध्यान से। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है उसका फॉर्मूला H2O2 है। हमारी बॉडी के सेल में बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। वो एक हार्मफुल चीज होती है। ये दोनों एंजाइम उसको मेटाबोलाइज करते हैं, मतलब उसको तोड़ते हैं। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास क्या होता है इनसाइड सेल, देख मैं क्या लिख रहा हूं। इनसाइड सेल हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 is byproduct of many reaction, byproduct of many reactions, बहुत सारे रिएक्शंस का ये बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, बाई प्रोडक्ट है, समझो इस बात को। बहुत सारे रिएक्शंस का ये बाई प्रोडक्ट है। तो इनसाइड सेल H2O2 इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मैनी रिएक्शंस। उनमें क्या है बेटा? सुन लो ध्यान से। उनमें क्या है? हमारे पास एंजाइम फॉर्म होते हैं। कौन से एंजाइम बनते हैं? एंजाइम फॉर्म होंगे। कौन से? परऑक्सीडेज एंड कैटेलेज। परऑक्सीडेज और कैटेलेज, ये चीज समझ में आ रही है? परऑक्सीडेज और कैटेलेज एंजाइम बनते हैं। ठीक है, एंजाइम जो मेरे पास, रुक जा, मैं क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं कि एंजाइम जो होते हैं ना, परऑक्सीडेज और कैटेलेज, इसको तोड़ते हैं। एंजाइम परऑक्सीडेज एंड कैटेलेज मेटाबोलाइज, किसको तोड़ते हैं? मेटाबोलाइज हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या फायदे की चीज है? नहीं। तुमने कभी देखा है किसी को कभी चोट लगी हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या करता है, उस ब्लड पर एक व्हाइट कलर का लिक्विड डालता है, उसमें ऐसे मतलब बबल्स से बनते हैं पर ब्लड रुक जाता है। वो केमिकल क्या होता है? वही हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड एक हार्मफुल चीज है, उसको मेटाबोलाइज, उसको यूज करना, उसको तोड़ना जरूरी है। वो कौन करता है?
वो कौन करता है? हाँ, वो कौन करता है बेटा? वो करता है मेरे पास ये दो एंजाइम। ठीक है, क्लियर है। चलिए फटाफट से माइक्रो बॉडीज की एनसीईआरटी देखें, क्या लिखता है। देखो क्या लिखता है, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब इनमें मेम्ब्रेन है। कैसे? वेसिकल जैसी है। कॉल्ड माइक्रो बॉडीज दैट कंटेन एंजाइम्स, जो किसमें होंगे? प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मिलते हैं। ठीक है, हां सही है, ठीक है। एंजाइम्स के नाम क्या यहां लिखे हैं? नहीं। अच्छा, आप में से जिस बच्चे को दिख रहा हो कि सर यहां एंजाइम के नाम तो नहीं लिखे, पर आपने बताएं, मैं बताता हूं कहां लिखे हैं। आपके पास एक चैप्टर है, इससे नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल, उस चैप्टर के लास्ट पेज पे जाओ, जहां पर चैप्टर खत्म हो रहा होगा, जहां पर मान लो समरी होती है ना, उससे जस्ट ऊपर कह रहा हूं, उस चैप्टर के लास्ट पेज पर जाओ और नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे, कुछ 8वीं 10वीं लाइन में आपको ये पेरोक्सिडेज और क्या मिल जाएंगे, कैटेलेज लिखा हुआ मिल जाएगा, इसलिए मैंने बताया। ठीक है बेटा, सही है। चलो लिख लो जल्दी से। अब मैं आपको सेल थ्योरी बता रहा हूं और हम खत्म कर रहे हैं चैप्टर 5-7 मिनट में, फिर हम आगे जाएंगे। सेल थ्योरी बहुत डिटेल नहीं पढ़नी, सबको आती होती है, आसान टॉपिक होता है। लाइसोसोम को माइक्रोबॉडीज नहीं बोलते। माइक्रोबॉडीज में एक तो पेरोक्सीजोम आते हैं, एक ग्लाइऑक्सीजोम्स आते हैं। मिल गया किसी को? मिला? नहीं मिला? नोट कर लो ये। हाँ, उसमें लिखे एंजाइम का नाम। नहीं मिला तुमको तो बेटा जीवन में कुछ नहीं मिलने का, तो तुम नीट के पेपर में एनसीईआरटी भी ले जाओगे तो भी कुछ नहीं होगा, फिर मिल जाएगा। अरे सर जी झूठ नहीं बोलते, टेंशन ना ले, मिल जाएगा। हाँ हाँ, कह रहा पेज नंबर, पेज नंबर बताओ भाई से। 159 लिखा है। हाँ कर लो जिसको लिखना है इसमें से। चलो आगे चलते हैं, सेल थ्योरी बताते हैं। आओ सेल थ्योरी बता रहे हैं, जल्दी करो, नेक्स्ट चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे, आओ जल्दी। देखो सबसे पहले एनसीईआरटी ने सेल की एक डेफिनेशन दी है, जब चैप्टर स्टार्ट किया सेल की एक डेफिनेशन दी है एनसीईआरटी ने, ध्यान देना बेटा। उसने बोला है सेल, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सेल इज अ फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब होता है समझ लो ध्यान से। इधर देखो भाई, तुम्हारे पास मान लो ये प्लांट है, इसकी ये रूट है, इस प्लांट में ये ब्रांचेस हैं, इस ब्रांचेस में लीफ है, यहां सेल है। तो हम क्या कह रहे हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट सेल जो है मेरे पास, कौन सी यूनिट है? सेल मेरे पास, सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। कैसी यूनिट है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। समझो इस बात को, सेल मेरे पास सबसे छोटी यूनिट है। मेरी बात समझना ध्यान से। देखो सेल के बाद मेरे पास टिश्यू आता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन आता है, पर हम सेल को सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। इसका एनसीईआरटी ने रीजन पूछा है, रीजन वाई सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट। सेल सबसे छोटी यूनिट क्यों है? क्यों नहीं माइटोकॉन्ड्रिया है, क्यों नहीं क्लोरोप्लास्ट है? समझो ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं बचपन से एक डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हो, ध्यान से सुन लो भाई, ध्यान सुनो। रुतिका बेटा मुझे पढ़ाने दे, मैंने पूरी एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो किया है। अगर मैंने सीक्वेंस नहीं फॉलो किया तो बता। अगर तुझे मुझसे नहीं पढ़ना है बेटा प्लीज क्लास को लीव कर, मैं तेरे को सही बता रहा हूं। अगर तूने पूरी मेरे से चैप्टर पढ़ा, मैंने एनसीईआरटी प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाया, फिर यूकैरियोटिक सेल पूरा पढ़ाया सीक्वेंस फॉलो करके, एक एक लाइन अपनी पहले नोट्स चेक करो और एनसीईआरटी मिला। मैंने सिर्फ सेल थ्योरी वाला पार्ट छोड़ा था स्टार्टिंग में पढ़ाने के लिए, लास्ट में पढ़ाने के लिए, क्योंकि सेल थ्योरी को समझाने के लिए कुछ कुछ पता होना चाहिए। आप कुछ भी लिखते हो टीचर के बारे में, आपको समझ नहीं आती है। चैट में मुझे बताओ कि मैंने सीक्वेंस क्या क्या कोई सीक्वेंस छोड़ा एनसीईआरटी का, कौन सी लाइन छोड़ दी बता, लिख के देखा मुझे कि कोई ये लाइन छूट गई है। कुछ भी लिख रही है बेटा, सर प्लीज फॉलो एनसीईआरटी सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस नहीं पढ़ा है बता।
बेटा क्रोमोसोम तुझे इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि तूने देखा नहीं सही से। मैंने क्या छोड़ा तू समझ ध्यान से। मैंने तेरे को पहले प्रोकैरियोटिक सेल समझाया, फिर मैं यूकैरियोटिक सेल समझाया। अगर मैं डायरेक्टली सेल थ्योरी पढ़ाऊंगा तो समझ नहीं आता, इसलिए सेल थ्योरी बहुत इजी टॉपिक है, लास्ट के लिए रखा है। एक पूरी क्लास लग जाती है उसको समझाने में। क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं तुम्हें यह दिखा रहा हूं कि तुम्हें पढ़ना कैसे। मैं एनसीईआरटी तो पढ़ाता हूं बेटा, मेरी बात समझ ध्यान से। मैं सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ाता हूं, मैं बाहर का नहीं पढ़ाता, है ना। इसीलिए बच्चों का सिलेक्शन होता है, और कोई कारण नहीं है। मैं एनसीईआरटी ही पढ़ाता हूं। तू बता, मैंने जब भी एक्स्ट्रा पढ़ाया मैंने बोला ना ये एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं करना तुम्हें। बता जल्दी से, ध्यान दे इधर, पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा, अपना फायदा देख, टाइम खराब मत कर। इधर देख एनसीईआरटी ने क्या दिया है, स्टार्टिंग का पेज पकड़। पहले एनसीईआरटी ने सबसे पहले एक वर्ड लिख के दिया है तुझे, इनएनिमेट। इनएनिमेट शब्द लिखा है, फर्स्ट पेज पे जा। उसका मतलब नॉन लिविंग होता है, तुझे बता दिया। समझ में आया? इनएनिमेट शब्द का मतलब होता है नॉन लिविंग। सबसे पहले उसने एक डेफिनेशन दी है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसने रीजन बताया है कि वाई सेल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट। तो उसका आंसर यह है, सुनो ध्यान से। उसका आंसर यह है कि एनीथिंग स्मॉलर देन सेल नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसका क्या मतलब हुआ, यही मेन चीज है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ? मेरे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब हुआ क्या चीज बेटा, बता। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब अमीबा। आपको अगर कोई पूछता है कि आप बचपन से एक डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हो, उस डेफिनेशन में आपको यह पढ़ाया गया है, ध्यान दे बेटा, उस डेफिनेशन में आपको क्या पढ़ाया गया है? उस डेफिनेशन में आपको यह पढ़ाया गया है, स्टार्टिंग से पढ़ाया गया है कि सेल इज अ यूनिस्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसे करके पढ़ाया गया है। क्लियर है? ध्यान से सुन बच्चे, ध्यान से सुन। ये पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया? ये पढ़ाया गया। अगर मैं तेरे से कह रहा हूं, ध्यान से सुनने बेटा, अगर मैं तेरे से कह रहा हूं कि सबसे छोटा यूनिट है स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग यूनिट, इसका कोई सबूत दो। सबूत यह है कि सिंगल सेल से छोटी कोई चीज अकेले मिलती नहीं है। समझ इस बात को, सिंगल सेल से छोटी कोई चीज अकेले नहीं मिलती है। जैसे अमीबा मिलता है ना अकेले, क्या अकेला माइटोकॉन्ड्रिया कहीं मिलता है? नहीं मिलता सर। तो एनसीईआरटी इस बात को प्रूफ करती है कि सेल सबसे छोटी यूनिट क्यों है, क्योंकि सेल से छोटा कोई चीज ऐसा नहीं है जो अकेले मिले। अगर मेरे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं मिलते तो मैं सेल को यूनिट ऑफ लाइफ नहीं बोल पाता, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जो सिंगल सेल में अकेले रहते हैं। इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर है? बोलो बेटा, क्या ये वाली बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? जल्दी बता दो। ठीक है, तो हम यहां पर ये चीज डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मेरे को पूरे इस पेज में सिर्फ आपको एक वर्ड बताना था, इनएनिमेट। देखो क्या लिखा है, व्हाट इज दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, देख मेरी बात समझ बच्चे। पूरे पेज में तुझे क्या काम का, यही काम का है। देख क्या कह रहा है, व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तुम अपने आसपास क्या देखते हो? लिविंग में मान लो गाय, भैंस, मक्खी, मच्छर कुछ देखते हो, नॉन लिविंग थिंग्स है। यू मस्ट हैव वंडर्ड आस्क व्हाट इज दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई चीज लिविंग कैसे होती है। व्हाट इज दैट एन इनएनिमेट थिंग डज नॉट हैव, मतलब लिविंग में ऐसा क्या है जो नॉन लिविंग में नहीं है। आप खुद देखो, क्या इस वर्ड का मतलब यह नहीं बन रहा? इस वर्ड का क्या मतलब बन रहा है? इनएनिमेट का, इसका मतलब बन रहा है नॉन लिविंग। सही है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि लिविंग के अंदर एक बेसिक यूनिट होती है जिसे सेल कहते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में कह रहा है कि जब अपने आसपास आप चीजें देखते हो तो वो लिविंग नॉन लिविंग है। एक नॉन लिविंग चीज, उसे क्या कहते हैं? इनएनिमेट। वो लिविंग से कैसे अलग है? क्योंकि उसमें मुझे क्या नहीं दिखता? उसमें मुझे सेल नहीं दिखते। किसमें सेल नहीं दिखते? नॉन लिविंग में। क्या तुम्हारे पास अपने ब्रश के अंदर, जिससे ब्रश करते हो, कुछ बच्चे तो ब्रश भी नहीं करते होंगे, ठीक है, नहाते ही नहीं है, तो क्या उनमें आपको वो दिखते हैं सेल? नहीं दिखते, है ना। ये चीज कह रहा है। दूसरा, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल
सही है, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर। वाइल जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं। अब ये चीज आपको एनसीईआरटी ने क्या बोला है बेटा, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, देखो क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मिलते हैं और वो सारे काम कर सकते हैं, अलग से मिलते हैं और लाइफ के सारे काम कर सकते हैं। मेरी बात सुनो, देखो इधर मैंने ये अमीबा बना दिया। अमीबा क्या खाना खा सकता है बाहर से, बताओ मुझे। हां सर खा सकता है, फूड खा सकता है। क्या ऑक्सीजन ले सकता है? हां। CO2 बाहर फेंक सकता है? हां। तो क्या ये अकेला रह सकता है? हां। तो ये अकेला रह सकता है, साथ के साथ ये क्या कर सकता है, सारे जरूरी काम अकेले कर सकता है। इसीलिए हम सेल को यूनिट कहते हैं। क्यों यूनिट कहते हैं, इंडिपेंडेंट यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरे आसपास कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलता है। इसीलिए देखो, anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living। यही लाइन मैंने आपके लिए लिखी थी। anything, कुछ भी ऐसा जो सेल से छोटा है उसकी क्या नहीं होती, इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? नहीं, वायरस सेल नहीं है, वायरस नॉन लिविंग है। क्लियर है? अब आ जाओ, पहला सेल किसने दिखा था और उस पर बात कर लेते हैं। क्लियर है? देखो यहां तक आपकी एनसीईआरटी जो बोल रही है वो मैंने बता दिया। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ज्यादा आपको इसमें डिटेल नहीं पढ़नी बेटा। आपका फर्स्ट सेल किसने देखा, ये बहुत सब नहीं आता है बेटा। ये रॉबर्ट हुक ने देखा, पर रॉबर्ट हुक ने कौन सा सेल देखा, वो उसने डेड सेल देखा था बेटा। डेड सेल किसमें देखा था, कॉर्क में, अगर आपको पता हो, कॉर्क में। और फिर मेरे पास माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया प्रॉपरली लिविन हुक ने। ध्यान दो, लिविन हुक ने फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व किया, किसमें किया, पॉन्ड वाटर में। फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व किया किसमें, पॉन्ड वाटर में। आपने ये क्लास 9th में पढ़ा है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लिविन हुक ने मेरे पास किसमें ऑब्जर्व किया बेटा, पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल ऑब्जर्व किया था। उसके बाद आपकी एनसीईआरटी लिखती है रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा था, आप बताओ, 1831 में क्या देखा था हमारे पास। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में क्या ऑब्जर्व किया बेटा, रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया न्यूक्लियस। क्लियर है? फिर एनसीईआरटी कहती है कि 1950 से हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए, है ना, और डिटेल स्टडी पॉसिबल हुई, है ना, डिटेल स्टडी पॉसिबल हुई। बेटा इसमें से कोई मुश्किल क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो इसीलिए फर्स्ट पेज को हम आसानी से आपको कराते ले जा रहे हैं। कोई बहुत इसमें डाटा आपको कराना नहीं है। क्लियर है? सही है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जिन बच्चों को क्रोमोसोम में थोड़ी भी दिक्कत हुई है, अगला चैप्टर सेल साइकिल सेल डिवीजन है, प्रॉपरली वहां भी दोबारा एक बार करेंगे। सही है? ठीक है, क्लियर है? हाँ वो बार्क था बेटा। अरे बार्क में सुन मेरी बात, बार्क समझ में आता है, छाल, पेड़ की छाल। उसमें क्या होता है बच्चे, उस बार्क के अंदर ऐसे बॉक्स बनते हैं, वो कॉर्क की लेयर होती है। क्या होती है, कॉर्क की। किसकी लेयर होती है, कॉर्क की। एक सेकंड दो मुझे। ठीक है, यहां तक ठीक है? हाँ एक बार लिख लो इसको बच्चे। इसमें बहुत डिटेल तो नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ सेल की डेफिनेशन पढ़नी है। इन एनिमेट शब्द का मीनिंग पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि सेल छोटी यूनिट क्यों है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, वो हनी कॉम्ब जैसा दिखा था ना, इसमें डेड सेल दिखे थे ऐसे। हनी कॉम्ब का मतलब जो, मतलब असली में हनी कॉम्ब नहीं था बेटा, वो बार्क थी। तो बार्क में वो किसकी लेयर थी, कॉर्क। कॉर्क क्या होता है, कॉर्क एक परत, मतलब उसका नाम है, डेड लेयर का नाम है। ठीक है, सही है, क्लियर। चलो लास्ट चीज बता रहे हैं आपको, सेल थ्योरी, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चलो आओ सेल थ्योरी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे
1838 की। यहां पर एक बॉटनिस्ट है, बॉटनिस्ट का मतलब जो बॉटनी की पढ़ाई करते हैं, उनका नाम है स्किल्डन। समझ लो ध्यान से सेल थ्योरी क्या है, ध्यान सुनेंगे। यहां दो साइंटिस्ट हैं और दोनों के कंट्रीब्यूशन को समझना, बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। क्लियर है? पोल किस चीज का करना है भाई तूने? बेटा एनीथिंग स्मॉलर देन सेल कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली का मतलब है क्या माइटोकॉन्ड्रिया अलग से अकेला मिलता है? नहीं मिलता। तो सबसे छोटी चीज जो अलग से मिल सकती है जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो क्या है? सेल। क्लियर है? ठीक है, अब सुनो ध्यान से स्किल्डन ने क्या किया था। स्किल्डन ने बेटा ऑब्जर्व किए थे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, ऑब्जर्व किया था लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। तो उन्होंने पाया कि जो मेरे पास, ध्यान सुनिए बेटा, उन्होंने पाया कि जो प्लांट्स हैं हमारे पास आर मेड अप ऑफ प्लांट सेल्स। वो किसके बने हैं? प्लांट सेल्स के बने हैं, जो आगे जाकर टिश्यू फॉर्म करता है। विच फॉर्म टिश्यू, जो आगे जाकर क्या करता है? हमारे पास टिश्यू फॉर्म करता है। तो सिंपल सा लैंग्वेज आपको यह समझना है यहां पर कि 1838 में एक बॉटनिस्ट थे, उनका नाम स्किल्डन है ना, जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेल, ठीक है, ऑब्जर्व लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, उनको ऑब्जर्व किया, बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया। मान लो उसने आप आसपास की घास देखी, जो भी देखी, उन्होंने पाया कि वो सब किसके बने हैं? प्लांट सेल के, और जो बाद में क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। उसी के आसपास 1839 में एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। बेटा मैं ब्रिटिश वर्ड इसलिए लिख रहा हूं या इसको जर्मन लिख सकता हूं, उसका रीजन क्या है कि नेशनैलिटी पे क्या कभी क्वेश्चन आया है? एक साल आया था बेटा, सिर्फ एक साल की कौन साइंटिस्ट किस कंट्री का, एक साल क्वेश्चन आया था। तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि 1839 में एक बॉटनिस्ट थे जिनका नाम क्या था? स्किल्डन। उन्होंने क्या किया? बहुत सारे प्लांट ऑब्जर्व किए और यह पाया, ध्यान सुनिए बेटा, उन्होंने पाया कि जितने भी प्लांट है, जितने भी प्लांट्स हैं, उनके अंदर प्लांट सेल होता है। उसके बाद जूलॉजिस्ट, जो कि शिवान नाम है, और वो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। बेटा ब्रिटिश कौन कौन थे? डार्विन भी ब्रिटिश थे। उसके अलावा ऑपरिन, है ना, क्लियर, सॉरी, हेल्डिन नाम से एक साइंटिस्ट थे, वो भी ब्रिटिश थे। तो ऐसे कुछ साइंटिस्ट हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। अभी सिर्फ इतना याद रखो, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ऑब्जर्व किया लार्ज नंबर ऑफ एनिमल सेल्स, बहुत सारे एनिमल सेल्स देखे, एंड बोला, एंड क्या किया बेटा? ऑब्जर्व लार्ज नंबर ऑफ एनिमल सेल, और उन्होंने क्या बोला? एंड प्रपोज्ड, उन्होंने बोला बेटा कि ऑल सेल हैव थिन आउटर लेयर। जैसे मान लो ये मसल सेल ऑब्जर्व करते हैं हम, इधर देखो बेटा, इधर देखो, अगर मैं मसल सेल ऑब्जर्व करता हूं तो मेरे पास ये थिन एक आउटर लेयर है। मान लो मैं आरबीसी ऑब्जर्व करता हूं, थिन आउटर लेयर है। तो थिन आउटर लेयर जिसको हम किस नाम से जानते हैं? नाउ नोन एज मेम्ब्रेन, नोन एज आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने बेटा बहुत सारे एनिमल सेल ऑब्जर्व करे, किसने? शिवान ने। इन्होंने बोला कि उनके बाहर एक मेम्ब्रेन, एक आउटर लेयर है जिसे हम मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। दूसरा बेटा इन्होंने बहुत सारे प्लांट सेल को भी ऑब्जर्व करा और यह पाया उनके बाहर सेल वॉल है। सेल थ्योरी का मेन पॉइंट है, क्या है? मेरी बात सुनो, तुमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, याद है किसी को? कनेक्टिव टिश्यू याद है? हां सर याद है। कनेक्टिव टिश्यू में क्या था? सेल होते हैं, हां सर, ठीक है। सेल के बाहर कुछ धागे होते हैं जो सेल बनाता है और कुछ मैट्रिक्स होते हैं जो सेल बनाता है, हां सर बनाता है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि वो टिश्यू किसका बना है? सेल का बना है और सेल के प्रोडक्ट का बना है, या तो सेल का बना है या सेल से बनी हुई प्रोडक्ट का बना है। ये दोनों के वर्क तो मैंने लिख दिए, पर सेल थ्योरी का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि सेल थ्योरी का मेन पॉइंट ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट।
या तो सेल, सेल तो है ही और उसके प्रोडक्ट का बना हुआ है। याद है कि नहीं बताओ, याद है, याद है कि नहीं बताओ इस चीज को। तो ये सेल थ्योरी के मेन पॉइंट हैं। तो इन्होंने ये बोला बेटा, इन्होंने ये बोला, इन्होंने कहा कि भाई एक आउटर लेयर है, दूसरा इन्होंने ऑब्जर्व किए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेल और उसमें पाया कि उसमें क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसमें क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। क्या आप समझ पा रहे हो? जल्दी बताओ, क्या आप समझ पा रहे हो? उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। तो लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेल ऑब्जर्व किए और पाया कि उनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। तो सेल थ्योरी, ध्यान सुनेंगे बेटा, एनसीईआरटी क्या बोलते हैं सुन लो ध्यान से। एनसीईआरटी कहती है, ध्यान सुनेंगे। फिर शिवॉन ने एक स्टेटमेंट दी, शिवॉन ने हाइपोथेसिस दी। तो शिवॉन ने एक स्टेटमेंट दी और वो स्टेटमेंट क्या थी? ये थी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म is made up of cell and product of cell। हम क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं बेटा कि जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी क्या है? यही सेल थ्योरी है। ध्यान दो, सेल थ्योरी ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म is made up of cell and products of cell और given by, अब यहां पर बच्चा कंफ्यूज है, स्किल्डन एंड शिवान। यह सेल थ्योरी है। अब मैं जो आपको बोलूंगा ध्यान से सुनना, ये क्या मैंने बोला, मेरी बात सुन ध्यान से सुनिए, सारी बात समझ में आएगी। एक साइंटिस्ट है जिसने काम किया 1838 में, मेरी बात ध्यान से सुनियो। एक साइंटिस्ट है जिसने काम किया 1838 में। उसने कहा कि भाई प्लांट जो है वो सेल के बने हैं। ये समझ में आ रहा है? उसने ये बात बोली। फिर एक और साइंटिस्ट है, उसने देखा भाई एनिमल भी सेल के बने हैं, लेकिन उसने जब डीपली ऑब्जर्व किया तो उसने पाया कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सेल से भी आते हैं। उसने एनिमल भी कोई ऑब्जर्व किया, प्लांट भी ऑब्जर्व किया। तो उसने एक स्टेटमेंट दे दी कि भाई सभी ऑर्गेनिज्म सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल के बने हैं। वो सेल थ्योरी की स्टेटमेंट है, पर इसमें क्या हम पहले वाले के कंट्रीब्यूशन को हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। तो इसका यह मतलब हुआ बेटा, इसका मीनिंग यह हुआ कि सेल थ्योरी में दोनों का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि पहले वाले ने बता दिया था कि प्लांट जो है वो किसके बने हैं? सेल के बने हैं। तो जब भी क्वेश्चन आता है कि सेल थ्योरी किसने दी है, तो दोनों का नाम होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि सेल थ्योरी की स्टेटमेंट किसने दी है, जिसमें शिवान अकेला ऑप्शन हो, तो आप मार्क कर सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? 1838 में एक वैज्ञानिक ने बोल दिया कि भाई सेल, प्लांट जो है वो सेल के बने हैं। उसके अगले साल में किसी दूसरे साइंटिस्ट ने उसकी आगे की बात बोल दी और लाइन पूरी कर दी। तो हम ऐसा, वो लाइन ये थी, पर क्या हम उसका कंट्रीब्यूशन भूल जाएंगे पहले वाले का? नहीं। इसलिए सेल थ्योरी में हम दोनों का नाम लिखते हैं, स्किल्डन और शिवान। सही है बेटा? हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस मतलब एक तरीके की थ्योरी होती है। क्लियर है? सही है। अब इस सेल थ्योरी का कोई ड्रॉबैक था? इस सेल थ्योरी का कोई ड्रॉबैक था क्या? ये नहीं बताए ना, नहीं बता पाए। दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन हाउ सेल अराइज। सेल कैसे आता है, यह बात नहीं बता पाए। ठीक है, कौन नहीं बता पाए? सेल थ्योरी में नहीं बता पाए। फिर क्या किया बेटा? एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने 1858 में सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया।
उन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी को क्या किया, मॉडिफाई किया, मॉडिफाइड किया, मॉडिफाई किया। ठीक है, उनका नाम था रुडोल्फ वर्चो, रुडोल्फ वर्चो। इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। इन्होंने बोला, ध्यान सुनो, इनका ये बोलना था कि ये जो सेल है ये किसी पिछले सेल के डिवीजन से आया है। समझ ध्यान से बेटा क्या बोल रहा है, ये कह रहा है, ये देखो सेल थ्योरी क्या नहीं बता पाई कि कैसे सेल आते हैं, ये नहीं बता पाई। अब देखो जरा, तो जो रुडोल्फ वर्चो है उसने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। तो उन्होंने क्या बोला कि कोई भी सेल, जैसे ये सेल है, ये सेल कैसे आता है, डिवीजन से आता है। कैसे आता है, दो सेल बन गए इससे। तो इन्होंने बोला कि ऑल सेल, जैसे ये वाला सेल है, ये इसके डिवाइड होने से दोनों बने हैं। ये कैसे आया होगा, किसी और सेल के डिवाइड होने से। समझ में आ रहा है। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग का क्या मतलब हुआ, जो सेल पहले से थे। फिर रिपीट करते हैं, देखें ध्यान से। 1838 में एक साइंटिस्ट थे स्किल्डन, उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स ऑब्जर्व किए, उनमें पाया कि भाई वो प्लांट सेल के बने हुए हैं और वो आगे टिश्यू बनाते हैं। शिवान ने आगे की ऑब्जर्वेशन करी, एनिमल सेल में देखा कि बाहर एक पतली सी परत है, उसको बाद में हमने मेम्ब्रेन के नाम से जाना, और उन्होंने प्लांट सेल भी देखे, उसके बाहर एक सेल वॉल होती है। शिवान ने एक हाइपोथेसिस दे दी कि सब चीज सेल की बनी है, उसके प्रोडक्ट की बनी है। तो वो सेल थ्योरी की पहली स्टेटमेंट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। पर सेल थ्योरी किस बात पर चुप थी कि सेल आते कहां से हैं। तो रुडोल्फ वर्चो ने उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी। वो स्मार्ट था, उसने बोल दिया यार सारे सेल जो है पुराने सेल से आते हैं। अब यहां पर एक कह रहा है कि यार फिर वो पुराने वाला कैसे आया, कह रहा है वो अपने पुराने से आया। वो ये नहीं बता पाया कि इवॉल्व कैसे हुआ, ये नहीं बोल रहा है। वो सिर्फ ये कह रहा है कि सभी सेल किसी दूसरे सेल के डिवीजन से बनते हैं। ये चीज उसने बता दी। किसने, रुडोल्फ वर्चो ने। उस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिखते हैं बेटा, ओमनिस सेलुला ई सेलुली। मान लो ये ग्रीक में या लैटिन, मेरे ख्याल से ग्रीक में है, या हो सकता है किसी और लैंग्वेज में है। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये तो इंग्लिश में लिखा है। किसी और लैंग्वेज में उन्होंने बोला था ओमनिस सेलुला ई सेलुली, मतलब सभी सेल पुराने सेल से आते हैं। ये किसने किया, रुडोल्फ वर्चो ने। तो इसके बाद सेल थ्योरी, जो फाइनल सेल थ्योरी आती है वो ये है, फाइनल मॉडिफाइड सेल थ्योरी ये आई, मॉडिफाइड सेल थ्योरी ये आई। और वो क्या थी, पहला ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म is made up of cell and its product। ठीक है, सेकंड बेटा, सेकंड। दूसरा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। दूसरा सुन लो ध्यान से। दूसरा, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यह दूसरी स्टेटमेंट है, इसे हम कंप्लीट सेल थ्योरी कहते हैं। क्या आपको समझ में आ गया? रिपीट कर देते हैं, ध्यान सुने। 1838 स्किल्डन क्या थे, बॉटनिस्ट। क्या ऑब्जर्व किया, प्लांट्स। बोला किसका बना है, प्लांट सेल का बना है। और क्या है, टिश्यू बनाता होगा। शिवान ने क्या किया, आगे की ऑब्जर्वेशन की, पतली परत की बात करी। क्या थी वो, मेम्ब्रेन थी। सही है, कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, 1855 है, सॉरी बेटा ईयर लिखने में गलती हुई है, ठीक कर ले, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ कोई नहीं। हाँ सुन लो ध्यान से, सुन लो। फिर उसके बाद शिवान ने कहा कि प्लांट में क्या होती है, सेल वॉल होती है। ठीक है, पर सेल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था, वो ये नहीं बता पाए कहां से आया। फिर फाइनली क्या हुआ, हमारे पास रुडोल्फ वर्चो थे। रुडोल्फ वर्चो ने क्या किया, बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुली। इसका मतलब क्या है, सभी सेल पुराने सेल से आते। वो ये नहीं बता रहे कि बना कैसे था पहला सेल, इस पे चुप है, इस पे कुछ नहीं बोला उन्होंने सिर्फ बोला कि जो भी सेल है वो किसी पुराने सेल से बनता है। तो ये दोनों पॉइंट सेल थ्योरी के किसने दी, स्किल्डन शिवान। किसने मॉडिफाई की, रुडोल्फ वर्चो। ठीक है,
हाँ, अब आपको ये लास्ट लाइन एनसीईआरटी की देखेंगे और सेल थ्योरी पे खुश होंगे। 1838 में हमारे पास स्किल्डन है, जर्मन बॉटनिस्ट है, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ऑब्जर्व किए और बोला कि सभी प्लांट किसके बने हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के बने हैं जो टिश्यू बनाते हैं। कोई डाउट है इसमें स्किल्डन के? नहीं। एट द सेम टाइम थियोडोरे शिवान एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने डिफरेंट टाइप के क्या पढ़े, एनिमल सेल पढ़े, और उसमें बोला एक थिन आउटर लेयर है जिसे हम किस नाम से जानते हैं आज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या बोला, प्लांट्स को भी पढ़ा है ना, और बोला उसमें क्या है, सेल वॉल है जो यूनिक कैरेक्टर है किसका, प्लांट का। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस शिवान ने प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट, इन्होंने ही पॉइंट बोल दिया कि बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। और फाइनली हमारे पास सेल थ्योरी आ गई। इस सेल थ्योरी में क्या था आप देख लो, सेल थ्योरी क्या आ गई कि सेल थ्योरी, दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ टू न्यू सेल्स फॉर्म। फिर उसको किसने मॉडिफाई किया, रुडोल्फ वर्चो ने। फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल आर डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म। रुडोल्फ वर्चो ने बोला कि पुराने सेल से नए सेल बनते हैं, ओमनिस सेलुला ई सेलुले। ठीक है, ये चीज बोली। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्किल्डन एंड शिवान, उन्होंने उसको मॉडिफाई किया और फाइनल शेप दी सेल थ्योरी को। तो उसमें क्या है, सभी ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं, सेल और उसके प्रोडक्ट के। बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया, फिब्रोब्लास्ट फाइबर्स बनाते हैं, सेल का प्रोडक्ट। और दूसरा, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या आपको क्लियर है? श्रद्धा कुमारी अचानक से जागकर आई, कहती सर जी क्या पढ़ा रहे हो? बेटा दिक्कत यह है, तुम उठ के आते हो, सीधे मुंह उठा के आ जाते हो क्लास के बीच में और कहते हो कि सर क्या पढ़ा रहे हो। बेटा ये चैप्टर फिनिश कर रहा हूं, है ना, ले ले इसको, लास्ट स्लाइड को। हाँ जल्दी जल्दी। डेट्स याद करनी है, यस। नए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यस। एक बच्चे का मैंने मैसेज देखा, सर आपने लगभग बहुत लेक्चर लेके पहला चैप्टर करा दिया, तेरे बेस बना दिया, अब सेकंड चैप्टर हम आसानी से तेजी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाइपोथेसिस मतलब एक तरीके के पॉइंट्स। क्लियर है? क्या हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं? हाँ। कब करेंगे? मोस्ट प्रोबेबली मैं संडे कराऊंगा, आपको कल पीडीएफ दे दूंगा इसके पीवाईक्यूज की। बढ़िया से बनाओ, सॉल्व करके रखो और मुझे बताना कौन सा क्वेश्चन नहीं बना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे क्लास में लाइव, और साथ के साथ पोल लगाकर करेंगे। साथ के साथ बेटा क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और साथ के साथ क्या करेंगे, डाउट्स लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चले आगे। चले आगे, जल्दी बताओ। हाँ चलिए चलिए अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, शुरुआत अगले चैप्टर की। कोई बच्चा, माइक्रोबॉडीज हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, सही है। चलिए हमारे नए चैप्टर की शुरुआत, ऑल्दो हमने हेडिंग डाल दी है इसमें, सेल साइकिल, सेल डिवीजन। तो मैं इसमें हेडिंग में क्या डाल रहा हूं यहां पर, एक तो सेल थ्योरी डाल देता हूं टॉपिक में आज के, और हम डाल रहे हैं बेसिक्स ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, चैप्टर की शुरुआत करते हैं बेसिक से। चलो हम लोग पढ़ रहे हैं पहले बेसिक्स ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, सबसे पहला स्टार्ट कर रहे हैं बेटा नया चैप्टर। सर आज ही करोगे? बिल्कुल आज करेंगे। सर कल कर लेना, नहीं बेटा। सर प्लीज, नहीं सुन रहे तेरी। सर तो क्या पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़, नहीं पिटाई होगी तेरी। हाँ, बेसिक्स ऑफ सेल साइकिल की बात कर रहे हैं। क्या बेसिक्स हैं, क्या बेसिक्स हैं? संडे को टेस्ट है तुम्हारा? अच्छा,
चैप्टर नेम सेल साइकिल सेल डिवीजन, तुम्हें चैप्टर का नाम नहीं पता नेक्स्ट चैप्टर का, सेल साइकिल सेल डिवीजन, उसके बाद लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल, प्लांट किंगडम, ऐसे चलेंगे। हाँ बेटा सही है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि भाई आपको क्या पता है सभी सेल डिवाइड करते हैं? हाँ, तो मैं आपको सबसे पहला पॉइंट लिखता हूं और आप बताना कि आपको मेरी बात समझ में आई। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखो आपको ये सारी लाइनें समझ में आएंगी। देखो सबसे पहली लाइन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। इस बात में कोई डाउट है? देखो तुम क्योंकि पिछला चैप्टर पढ़ चुके हो, तुम्हें यह चैप्टर आसान लगेगा, एकदम हलवा, पर तुम्हें क्या लाइन पहली समझ में आई कि नहीं? सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं? सेल के। क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। सही है? हां सही है, ठीक है। मिस्टर आपको ये क्या पूछना है बेटा? बायोमोलिक्यूल जूलॉजी में होगा, मैं नहीं कराऊंगा उसे। बायोमोलिक्यूल तो मैं आपको बीच बीच में जो थोड़ा पढ़ा रहा हूं ताकि मैं अपना टॉपिक पढ़ा सकूं, सिर्फ इसलिए। ठीक है, आ जाओ, इस लाइन में कोई डिफरेंस नहीं है, सही है। दूसरी चीज मैं क्या बोल रहा हूं? दूसरी चीज मैं बोल रहा हूं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज सिंगल सेल। सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ एज अ सिंगल सेल स्टार्ट करते हैं। सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ एज अ सिंगल सेल स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से देखो, क्लियर है? सही है। इधर देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखो, इसका क्या मतलब हुआ है, देखना ध्यान से। आप सबको पता है एक सेल होता है जिसे जाइगोट कहते हैं, सबको पता है कि नहीं? सबको पता है? हां सर पता है। वो जाइगोट क्या करता है? उस जाइगोट में सेल की डिवीजन होती है। कितने सेल बन गए? ऐसे 2 सेल बन गए। फिर 2 सेल से कितने सेल बन गए? ये कितने बन गए? 2 सेल। ये कितने बन गए? 4 सेल बन गए। यहां से मेरे पास कितने सेल बन गए? 8 सेल बन गए। फिर मेरे पास कितने सेल आ गए? 16 सेल आ गए। ठीक है, तो जाइगोट कितने सेल है? सिंगल सेल है। उसने कितने सेल बना दिए? 2 सेल बना दिए। उससे कितने सेल बन गए? 4 सेल बन गए। उससे कितने सेल बन गए? 8 बन गए। 8 से कितने बन गए? 16 सेल बन गए। क्या यह बात कोई डाउट है किसी को? देखो ध्यान से बेटा, ऐसे 16 सेल बन गए। इसके बाद ध्यान सुने बेटा, उसको करते करते, अब मेरी बात सुने ध्यान से, इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। अब यहां पर क्या होगा बेटा, ऐसे डिवाइड करते जा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे सेल की ग्रोथ भी हो रही है। सेल की क्या होगी? ग्रोथ होगी। साथ में सेल डिवीजन चल रही है और साथ के साथ सेल की डिफरेंशिएशन चल रही है। किस किस बच्चे को डिफरेंशिएशन शब्द का मीनिंग नहीं पता? डिफरेंशिएशन शब्द का मीनिंग अगली स्लाइड पे बता रहा हूं, ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख। तेरे पास ये सेल है, हां सर सेल समझ में आ रहा है। इस सेल को मैंने डिवाइड करके 2 सेल बना दिए, ये समझ में आ रहा है? हां सर। इसे मैंने क्या बोला? सेल डिवीजन बोली। मैं वापसी आ रहा हूं बेटा, लास्ट स्लाइड पे आ रहा हूं वापसी। उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने इनकी ग्रोथ कर दी। मैंने सेल की क्या करी है? ग्रोथ करी है। सही है? ग्रोथ करने का क्या मतलब हुआ? सेल का साइज फिर से बढ़ गया। सेल ग्रोथ का क्या मतलब होता है? साइज बढ़ना। ठीक है,
सेल का साइज इंक्रीज हो गया। अब सेल का जब साइज इंक्रीज हो गया, इसमें से ये वाला सेल अगर खुद को परमानेंट कर ले, परमानेंट करने का मतलब है उसका फंक्शन फिक्स हो जाए, जैसे आपका एपिथेलियल सेल बन जाए, उसका क्या फिक्स हो जाए, फंक्शन फिक्स हो जाए। ये कैसा सेल बन गया, परमानेंट सेल बन गया। व्हाट इज मीनिंग ऑफ परमानेंट सेल? परमानेंट सेल का मतलब होता है इसका रोल फिक्स है, ये क्या काम करेगा फिक्स है, और आफ्टर सम टाइम इसकी नेचुरल डेथ हो जाएगी, कुछ समय के बाद नेचुरल डेथ हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, नेचुरल डेथ हो जाएगी। क्या यह बात समझ में आ रही है? हां सर आ रही है। तो यह जो प्रोसेस है इसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो मैं वापसी जाता हूं, समझो ये सेल है, इसको डिवाइड किया, इसे हमने सेल डिवीजन बोला। उसके बाद सेल का आकार बढ़ने को कहते हैं सेल ग्रोथ। डिफरेंशिएशन का मतलब है सेल का रोल फिक्स हो जाना, परमानेंट हो जाना। परमानेंट सेल की कुछ समय के बाद डेथ हो जाती है। तो सर आप पिछली स्लाइड में क्या बता रहे थे? मैं क्या बता रहा था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, पहला पॉइंट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना जीवन एक सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं, मतलब जाइगोट से। आप मैं सभी लोग कभी ना कभी जाइगोट थे। उसके बाद उसमें क्या होती है, सेल डिवीजन होती है, ग्रोथ होती है, और साथ के साथ डिफरेंशिएशन चलती है। उससे हमारे पास पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ सेल का डिवाइड होना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं आपको यह पढ़ा रहा हूं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेल क्यों डिवाइड होता है, कैसे डिवाइड होता है, क्या फेजेस होते हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपसे यह समझा रहा हूं कि एक सिंगल सेल से सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, सेल डिफरेंशिएशन से पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। हम सभी कभी ना कभी एक सिंगल सेल से बने हैं। क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा। आ रहा समझ? ठीक है, तो सभी के सभी ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं सिंगल सेल से बनते हैं। यस सर, सही कह रहे हो आप। आ जाओ, आगे की कहानी लेंगे। अच्छा, अब देखो जरा, हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं आज, सेल साइकिल क्या होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल साइकिल क्या होता है। आप देखो, मेरे पास ये सेल है, इस सेल ने डिवाइड करा, इस एक सेल ने डिवाइड करके कितने सेल बना दिए, 2 सेल बना दिए। दोनों सेल के साइटोप्लाज्म की ग्रोथ हुई, उसे हम कहते हैं सेल ग्रोथ। उससे सेल का साइज बढ़ गया। इस वाले सेल ने डिसाइड कर लिया कि मैं क्या करूंगा, मैं नहीं मान रहा, मैं तो परमानेंट हो जाऊंगा। हो जा भाई। अगर ये वाला सेल दोबारा से डिवाइड करना चाहता है तो ये क्या करेगा, अपने अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें डीएनए डबल करेगा। उसमें क्या करेगा, इस डीएनए को, देख लो मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। मान लो हमारे पास ये सेल था, इसके अंदर जो न्यूक्लियस था, हमारे पास न्यूक्लियस था, उसमें ये डीएनए था। डीएनए डबल था ऑलरेडी, उसको मैंने डिवाइड करके ऐसे 2 सेल बना दिए ऐसे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, सेल का साइज बढ़ गया। अब मुझे डीएनए डबल करना पड़ेगा। डीएनए क्या करूंगा, डबल करूंगा, तभी सेल डिवाइड कर सकते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन अकर, है ना, डीएनए को डबल करेंगे। मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो इसके अंदर डीएनए है क्रोमेटिन की फॉर्म में, इधर देखो बेटा, इसके अंदर जो डीएनए है इसको डबल करना पड़ेगा ऐसे। तो इसे कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन अकर। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन अकर। उसके बाद जाकर मेरे पास क्या होती है, सेल डिवीजन होती है। तो अगर मैं आपसे कहूं क्या ये प्रोसेस पूरा बार बार रिपीट हो रहा है? हां सर, रिपीट हो रहा है। जब कोई प्रोसेस रिपीट होता है उसे क्या बोलते हो, साइकिल। ये पूरे प्रोसेस को आप क्या नाम दोगे, सेल साइकिल। तो सेल साइकिल एक्चुअल में क्या होता है, सेल साइकिल एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। जैसे क्या,
आपने क्या किया, पहले हाथ धोया, खाना खाया, नहीं फिर चबाया, एक सीक्वेंस है ना। हाँ सर सीक्वेंस है, हम तो हाथ भी नहीं धोते, ऐसे ही खा लेते, मक्कार है बेटा तू। सुन ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, सेल साइकिल एक सीक्वेंस है। क्या सीक्वेंस है, सुन। सीक्वेंस किस चीज का है, पहला ग्रोथ होती है, दूसरा डीएनए डबल होता है, तीसरा सेल डिवाइड करके जो डबल डीएनए है इनको दोनों सेल में बराबर बांटना। इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट को सेल साइकिल कहते हैं, जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सेल साइकिल का क्या मतलब है, सेल का डिवाइड होना। पर क्या सीधे डिवाइड होगा, नहीं। सेल डिवाइड होने से पहले क्या करेगा, साइज बढ़ाएगा, फिर क्या करेगा, डीएनए डबल करेगा, फिर डिवाइड करके क्या कर लेगा, हाँ डिवाइड करके क्या करेगा, दो सेल बना देगा। तो अगर आपसे कोई कहे डिफाइन सेल साइकिल, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, व्हाट इज सेल साइकिल, बताओ। यदि आपसे कोई कहे व्हाट इज सेल साइकिल, तो सेल साइकिल क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वेयर सेल इंक्रीज साइज, डबल its DNA and divide that double DNA into two cell। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट वेयर सेल इंक्रीज साइज, डबल इट्स डीएनए एंड डिवाइड दैट डबल डीएनए इनटू टू सेल। क्लियर है कि नहीं, समझो ध्यान से, क्लियर है कि नहीं। समझ में आया, इनटू टू सेल लिख लो या दो डॉटर सेल लिख लो, एक ही बात है। इस पूरे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। क्लियर है, जल्दी बोलो जल्दी। भाई मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं सेल साइकिल और सेल डिवीजन। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे सेल डिवाइड करता है। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि सभी तरह का ऑर्गेनिज्म किससे बना है, सेल से। आपकी बॉडी के सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं। मैं आपसे पूछता हूं, मैं एक सवाल देता हूं आपसे, कुछ सवाल देता हूं, देखें आपको कितना समझ में आती है बात। सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनो। अगर आपकी बॉडी का साइज एकदम फिक्स है, अभी बॉडी में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो क्या सेल डिवीजन हो रही है कि नहीं, यस और नो। ध्यान से सुनेंगे। if growth not occurring in organism, cell division occur or not, A yes, B no। बताओ, सुन लो ध्यान से। Why we need cell division? First, single cell organism reproduce by cell division। मतलब क्या हुआ, आपके पास अमीबा, सर आंसर तो बताऊं, आ रहा हूं उसी पे। ये अमीबा है, अमीबा डिवाइड करके दो डॉटर अमीबा बनाता है। तो उसने क्या करी, सेल डिवीजन करी, तो दो डॉटर अमीबा बनाया। क्या ये रिप्रोडक्शन है, हां सर, इसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। ये एक प्रकार का सेल डिवीजन है। तो व्हाई वी नीड सेल डिवीजन, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन होने के लिए। दूसरा इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इंक्रीज
इंक्रीज साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जितना ज्यादा साइज बढ़ाना है, मान लो एक छोटे ऑर्गेनिज्म में 5 करोड़ सेल्स हैं, थोड़ा बड़ा होगा तो 7 करोड़ हो सकते हैं, तो सेल्स का, ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ाने के लिए भी मुझे क्या चाहिए? सेल डिवीजन चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है भाई? इतने बड़े ऑर्गेनिज्म में और इतने बड़े ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल का भी तो फर्क है इन दोनों में, तो सेल के नंबर का भी तो फर्क है। क्लियर है? सही है। अब आओ जरा तीसरी बात। तीसरी बात क्या होती है? हमारे पास क्या होता है? इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म टू रिप्लेस डेड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन अकर। तो जो पहला क्वेश्चन हमने लिखा है, ध्यान से सुनो बेटा, जो पहला क्वेश्चन लिखा है कि अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, सेल डिवीजन होगी कि नहीं होगी? यस होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें एक टाइम के बाद कुछ कुछ सेल्स मर रहे होते हैं। तुम्हारे आरबीसी कितने दिन में मर जाते हैं? 120 दिन में। क्या आरबीसी का नंबर फिक्स रहता है? लगभग एक रेंज में रहता है। अगर आरबीसी लगातार बोन मैरो में बनते रहते हैं तो क्यों नहीं बढ़ के बहुत सारे हो जाते? नहीं बढ़ सकते सर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मीनिंग सिंपल सा यह हुआ कि सेल की डेथ होती रहती है, उसे रिप्लेस करने के लिए सेल चाहिए। क्लियर है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कराने के लिए सेल चाहिए। दूसरा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके 2 सेल बनाता है। चौथा पॉइंट यह है बेटा, अगर तुम्हें यहां चोट लग जाए, कुछ गैप क्रिएट हो जाए, तो डैमेज को रिपेयर करने के लिए सेल्स चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि डैमेज रिपेयर, फॉर एनी रिपेयर हमारे पास सेल डिवीजन रिक्वायर है। क्लियर है? आ रहा समझ? हां, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारी बॉडी में क्या सेल डिवीजन हमेशा चलती रहती है? हां सर, चाहे तुम्हारी हाइट बढ़े चाहे ना बढ़े। आए समझ? ठीक है, समझ आ गया? हाँ, बेटा देखो, आप में से जो बच्चे, मेरी बात सुनो ध्यान से, अब इसको यही रोक रहे, आगे नहीं पढ़ा रहा। नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट क्लास का मतलब यह है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मैं आपको कल एक पीडीएफ भेजूंगा। किसकी पीडीएफ भेजूंगा भाई? मैं आपको हो सकता है एक पीडीएफ भेजूं, ठीक है? उसको आप सॉल्व करके रखना, नहीं तो मैं क्लास में पीवाईक्यू कराऊंगा। आप छोड़ो, पीडीएफ छोड़ो, मैं क्लास में ही आपको पीवाईक्यू कराऊंगा, उसके बाद पीडीएफ भी दे दूंगा। मैं जो कल आपको क्लास में पीवाईक्यू कराऊंगा, कल ही करा देता हूं। आप अपना चैप्टर तैयार कर लो वो वाला, ठीक है? पीवाईक्यू मैं कल क्लास में करा देता हूं, उसके बाद आपको फिर हम इसको आगे पढ़ाएंगे तो ही बेटर रहेगा। ठीक है? कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है? क्लियर है? तो पीवाईक्यू का क्या मतलब होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो कल तक ये चैप्टर तैयार करके आना, सेल वाला जो पूरा पढ़ा है मैंने, कल मैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा पोल लगा के, और आपको डाउट्स बता दूंगा इस चैप्टर के। सही है? हां, कल एक्स्ट्रा क्लास है। ठीक है? क्लियर? हाँ, शॉर्ट नोट्स बेटा मैं अरेंज करता हूं। कल तक नहीं पढ़ सकते? इवनिंग में लगाएंगे बेटा, क्लास इवनिंग में ही लगाएंगे, दिन में थोड़ी लगाएंगे। कल तक नहीं पढ़ पाओगे तो संडे लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सैटरडे संडे में से एक दिन लगाएंगे। सर संडे टेस्ट तो तेरा सुबह है, क्लास इवनिंग में लगाएंगे। ठीक है? या संडे मॉर्निंग में, जब भी आप टेस्ट के अलावा करना उसे। ठीक है? हाँ, मुझे चैट में ही बता देना कि क्या आप कल ले पाओगे क्लास, कल तक याद कर लोगे चैप्टर पूरा, तभी कर लूंगा मैं। हाँ, इतने कंफ्यूज क्यों रहते हो यार? मुझे पढ़ाने दो ना, जब क्लास लगेगी नोटिफिकेशन आएगा, पढ़ना ना। क्यों परेशान हो? इतने क्यों परेशान रहते हो? क्वेश्चंस कराऊंगा पिछले चैप्टर के, और इसको आगे देखते हैं। हाँ, ठीक है
भाई तुम्हारा टेस्ट तो इसी चैप्टर का है ना, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो रिवाइज हो जाएगा, क्वेश्चन भी बन जाएंगे तुमसे, और लो फायदे की बात हो गई। नहीं, मान लो संडे सुबह ही रख देते हैं, सुबह 8 बजे आ जाना, 8 से 9 करा देंगे। ठीक है सर, कर लेंगे। हाँ चलो ठीक है, एंड कर रहे हैं बेटा सेशन आपका।